बच्चों, आप सभी का सोशल साइंस की इस क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे वर्कशीट 29 जो 10 सितंबर के लिए दी गई है। बच्चों, हम सबसे पहले वर्कशीट के बारे में जानेंगे कि वर्कशीट किस चीज़ से संबंधित है और हमें वर्कशीट को सॉल्व करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी वर्कशीट जब हमें मिले तो सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के क्रम में हम ये निर्धारित करते हैं या देखते हैं कि वर्कशीट में कुछ पार्टीशन टाइप का होती है। जैसे जो वर्तमान हमारे सामने वर्कशीट है, इसका एक है शीर्षक, जिसे हम यूँ समझ सकते हैं कि हमारी वर्कशीट का हेडिंग क्या है, किस चीज़ से संबंधित है, वो है ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले तो हम टॉपिक समझ गए कि आज की हमारी वर्कशीट ग्लोबलाइजेशन पे संबंधित है। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी वर्कशीट में ऊपर से नीचे तक एक बार हम इसे थ्रोअली पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इस वर्कशीट के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट ऊपर के 2 स्टैंजे में शामिल है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन क्या है इसके बारे में समझाया गया है। अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें तो बहुत कुछ ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आ जाएगा। और जब हम इसे समझ लेंगे तब हम ये भी आसानी से समझ लेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्यों है या किन कारणों के चलते ग्लोबलाइजेशन हो पाया है। तो वो जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरी बातें हैं, वो इस दूसरे भाग में है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। तो इसमें ये चीज़ वो कारण दिए हुए हैं जिसके कारण वैश्वीकरण संभव हो पाया है। हम जब इसे भी आसानी से पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो फिर हम तीसरे भाग में बढ़ते हैं जो यहाँ है, जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमें ये दिखाता है कि जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें हमने क्या समझा। ये सारे प्रश्न ऊपर पढ़े गए कंसेप्ट पर आधारित हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा कि जब हम ऊपर पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान, हम उसको कंसेप्ट को अगर अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो उसी आधार पे हम इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे लेंगे। तो आइए हम एक एक करके एक एक भागों के बारे में जानते हैं और फिर देखते हैं कि हम प्रश्नों के हल कैसे आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले वर्कशीट में जैसे ही हम शुरू करते हैं, हमें स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखा होता है, वहाँ पर हमें स्टूडेंट अपना नाम लिख देंगे। नेम ऑफ द टीचर, जो टीचर आपके सोशल साइंस पढ़ाते हैं उन टीचर्स का यहाँ पर नाम लिखना होता है। डेट, सोशल साइंस सब्जेक्ट, क्लास वगैरह ऑलरेडी लिखी हुई है, लेकिन अगर आप इसे कॉपी में काम कर रहे हैं तो उसे भी ऊपर लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या है। सबसे पहला टॉपिक, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम ये जानने की कोशिश, प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, यहाँ एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि जो शीर्षक है हमारा वो खुद ही बता रहा है कि एक प्रश्न है, कि वो उस प्रश्न को छोड़ जाता है कि इसे पढ़िए और इस चीज़ को समझिए। वास्तव में आप जानेंगे तो ग्लोबलाइजेशन एक अंग्रेजी शब्द है। आप जानते होंगे ग्लोबलाइजेशन एक इंग्लिश शब्द है जिसका अर्थ, देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, वैश्वीकरण। हिंदी में वो वैश्वीकरण कहलाता है। इसको कई जगह भूमंडलीकरण भी लिखा जाता है। वास्तव में भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण क्या है कि विश्व और या पूरे पृथ्वी के भूमंडल को एकीकरण होने की प्रक्रिया है। अब ये एकीकरण क्या है, तो आइए हम वर्कशीट में दिए हुए चीज़ों को पढ़ करके समझते हैं। सबसे पहले हम पहली वर्कशीट का पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि शुरू में ही एक शब्द आता है पहले में, MNC। जो MNC के बारे में पहला पैरा लिखा हुआ है। अब MNC क्या है? MNC का मीन्स मल्टी नेशनल कंपनीज, मल्टी नेशनल कंपनीज। अब इसको हिंदी में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहते हैं। अब ये कंपनियां आखिर क्या हैं? आप जब देखेंगे तो उसके आगे लिखा हुआ है कि 3 दशकों में, पिछले 2-3 दशकों में अधिक से अधिक MNC यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां
दुनिया भर के स्थानों की तलाश में है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इसका मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया भर में अब उनके लिए कोई राष्ट्रीय बैरियर नहीं है। राष्ट्रीय बैरियर मतलब मान लीजिए कोई कंपनी अमेरिका की है, तो बहुत पहले आज से 30-40 साल पहले ऐसा होता था कि वो अपनी कंपनी अपने अमेरिका या उसी जिस देश की कंपनी होती थी उसी देश में वो अपने कंपनीज रखते थे। लेकिन अब पिछले 2-3 दशकों से ऐसा नहीं है। अब एक कंपनी अगर किसी देश में है तो वो देखती है कि अगर उसको किसी और देश में उत्पादन के लिए सस्ते साधन हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम उसी देश में उत्पादन कर लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो फिर हम किसी और देश में भी बेच सकते हैं जहाँ पर महंगे से अच्छी कीमत मिले। तो उनके लिए अपने देश की जो बैरियर्स हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। यानी वो किसी भी देश में जहाँ पर उत्पादन उनका सस्ता पड़ता हो उनकी जगह तलाश करते हैं। अब यहाँ दूसरी बात देखिएगा, इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश बढ़ रहा है। अब जिन देशों में उत्पादन सस्ता है उन देशों में क्या हुआ है कि ये विदेशी निवेश बढ़ रहा है। अब विदेशी निवेश क्या है, अगर मान लीजिए भारत जैसे देश में मान लो कोई अमेरिकन कंपनीज यहाँ आकर के अपना यूनिट लगाती है या ऑफिस खोलती है, तो वहाँ क्यों खोलेगी यहाँ पे, क्योंकि उसे यहाँ पर उत्पादन लागत जो है कम पड़ रही है। जब उत्पादन लागत कम पड़ेगी तो उनका लाभ अधिक होगा, और जब लाभ अधिक होगा तो वो कोशिश करेंगे कि हम अपना यहीं पर निवेश करें। तो जब वो यहाँ यूनिट लगाते हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ ज़मीन खरीदेंगे, बिल्डिंगें किराए पर लेंगे या खरीदेंगे, उस पर मशीनें लगाएंगे, लोगों को हायर करेंगे, उन सारी चीज़ों के लिए वो अपना पूंजी यहाँ पर लगाते हैं। तो इसी चीज़ को हम निवेश कहते हैं। और जब निवेश किसी दूसरे देश से आ रहा हो, दूसरे देश का पैसा हमारे देश में लग रहा हो, तो उसे विदेशी निवेश कहा जाता है, विदेशी निवेश कहा जाता है। तो जिन देशों में उत्पादन लागत सस्ते हैं उन देशों में विदेशी निवेश बढ़ रहा है। अब जब विदेशी निवेश बढ़ेगा तो इसका मतलब देश की जो बैरियर है वो नहीं रह गई। अब बल्कि एक देश दूसरे देश, उनके लिए कोई देश ये मायने नहीं रखता कि कौन सा देश है, बल्कि उनके लिए मायने रखता है कि कहाँ पर उत्पादन सस्ता है। इन देशों के बीच विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। अब मान लीजिए कोई कंपनी यहाँ लगाता है भारत में, तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ का उत्पादन वो इंडिया में ही बेचे, वो किसी दूसरे देश में भी ले जाकर बेच सकता है। बेचने के लिए वो क्या देखते हैं कि जहाँ पर उनकी अधिक से अधिक कीमत मिल रही हो। तो इस तरह से विदेशी व्यापार बढ़ता है। अधिक से अधिक विदेशी निवेश और अधिक से अधिक विदेशी व्यापार का परिणाम है विभिन्न देशों के उत्पादों और बाजारों का एकीकरण। इसका मतलब कि अब जो विभिन्न देश के उत्पाद हैं और बाजार हैं वो एक मंच पे आ गए, एकीकृत हो गए। यही चीज़ है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। आर्थिक ग्लोबलाइजेशन यही है, यानी कि उत्पाद और बाजार का एकीकरण का होना। अब इसी में आप देखेंगे अगर दूसरे पैरा में, तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण ही प्रक्रिया ही वैश्वीकरण। यहाँ देखिए एक लाइन में परिभाषा भी लिख रहा है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है। अब एमएनसी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, आप इसे समझ ही गए होंगे। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं और निवेश प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। किन किन चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है? वस्तुओं का मतलब जैसे मान लो मोबाइल किसी और देश में बनती है आकर के यहाँ बिकती है, कोई चीज़ यहाँ बनती है और वो जाकर विदेश में बिकती है, तो ये क्या हो? वस्तुओं का आदान प्रदान। सेवाओं का क्या है? सर्विसेज का। जैसे कॉल सेंटर में काम वगैरह आपने सुना होगा कि कई बार क्या है कि किसी अमेरिका की कंपनियां वो भारत में अपने कॉल सेंटर खोल रखी हैं। ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें उसकी लागत कॉस्ट यहाँ पर कम आती है और उसका काम यहाँ से किया जा सकता है क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो वो सेवाएं हो जाती है। या मान लो कोई मोबाइल सेवा देने वाली कंपनी है, तो वो अगर किसी दूसरे देश में जा कर के देती है तो वहाँ भी क्या हो रहा है?
प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है, निवेश का भी आदान प्रदान हो रहा है और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो रहा है। देखते हैं कि एक देश में अगर कोई चीज़ शोध होती है तो उसका लाभ हर देशों में मिलने लगता है और एक दूसरे के को ट्रांसफ़र किया जाता है। दुनिया के अधिकांश देश आप महसूस करते हैं पहले की तुलना में अधिक नज़दीक आए हैं। आज सोचिए, आज से क्या 30, 40, 50 साल पहले अमेरिका जाना, इंग्लैंड जाना क्या इतना आसान था? नहीं। लेकिन अब क्या है, अब तीव्र तेज गति से चलने वाले वायुयानों और सुविधाओं के चलते इतनी अच्छी सुविधा हो गई है कि अब वहाँ जाना आना बिल्कुल आसान है। यही नहीं, दूर संचार के माध्यमों से अब हम आसानी से अमेरिका में बैठे किसी कार्यक्रम को, हो रहे कार्यक्रम को हम अपने देश में बैठ करके आसानी से देख सकते हैं। कभी देखते हैं कि कहीं दूसरे देश में कोई मैच हो रहा है और घर पर हम बैठे उसका लाइव आनंद ले रहे होते हैं, लाइव वो सूचना पहुंच रही होती है। तो इस तरह से प्रौद्योगिकी और निवेश का भी आदान प्रदान हो रहा है और हम एक दूसरे से फिजिकली यानी शारीरिक रूप से भी अब हमारी आवाजाही, निकट संपर्क बढ़ गए हैं और टेक्नोलॉजी के रूप में भी यानी कम्युनिकेटिव भी नज़दीकियाँ आई है। अब आसान हो गया है एक दूसरे से जुड़ना। तो इस तरह से इस भाग को अगर जब हम समझते हैं तो हम वैश्वीकरण के क्या है इस चीज़ को आसानी से हम समझ जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे वैश्वीकरण क्या है। तो क्या है वैश्वीकरण, आप ज़रा सोचिए और 1 मिनट के लिए अगर वीडियो को पॉज करके आप इस पर सोचिए और देखिए क्या आप आसानी से समझ गए हैं कि वैश्वीकरण क्या है। तो फिर हम अगले भाग को तरफ बढ़ेंगे। चलिए, वेलकम बैक। अब हम देखते हैं दूसरे भाग में वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। अब वैश्वीकरण तो अब हो रहा है, हो गया है। आपने शुरू में ही पढ़ा कितने दशकों से है, लगभग ये अधिक तीव्र हो गया है 2 से 3 दशकों में, ये बड़ी तेजी से बढ़ा है। तो आखिर 2 से 3 दशकों में क्या बदलाव आए संसार में कि औद्योगिक वैश्वीकरण को इतना सारा बढ़ावा मिला। तो आइए उस पे जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट रहे, कारण रहे जिनके चलते वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। सबसे पहली उसमें 3 चीज़ें हैं, प्रौद्योगिकी, विदेशी व्यापार, विदेशी नीति का उदारीकरण और विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। इन 3 टॉपिकों के तहत इसमें समझाया गया है और हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब अगर आप इसके हिंदी नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बता दूं, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में किस तरह से परिवर्तन आए हैं, तो उसमें उसने टेक्नोलॉजी ने किस तरह से हमें एक दूसरे के नज़दीक लाया है, इसके बारे में जानेंगे। आप इसे पढ़ेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं कि परिवहन प्रौद्योगिकी मतलब आवागमन के जो साधन हैं में इतना सुधार हुआ है कि कम लागत में लंबी दूरी की वस्तुओं को भी लाना जाना आसानी हो गई है और लोगों को भी आना जाना आसान हो गया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार ने पूरे देश में सेवाओं के उत्पादन को फैलाने की प्रमुख भूमिका निभाई है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी का मतलब अगर नहीं समझ पा रहे बता दूं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब कोई चीज़ें, सूचना जो है वो आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती है, वो पहुंचाना अब आसान हो गया है। तीसरा है दूर संचार सुविधाएं, टेलीग्राफ, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें तो आप महसूस कर रहे होंगे, जिससे हम दूर दराज के इलाकों में भी अब कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। तो इसने क्या किया है, पूरे विश्व के लोगों को एक मंच पे लाया है और ये सारी चीज़ें जो सैटेलाइट्स छोड़ी गई हैं उनके माध्यम से ये संभव हो पाया है। आपको पता है कि सैटेलाइट्स का कम्युनिकेशन के माध्यम के विकास में, दूरसंचार सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन 3 चीज़ों की जो प्रौद्योगिकी आई उसने वस्तुओं को, पहला चीज़ है कि वस्तुओं को आवागमन में सुविधा बढ़ा दिया, सूचनाओं के ट्रांसफ़र में तेज़ी बढ़ा दी और दूर दराज के लोगों को मोबाइल फ़ोन, फैक्स, टेलीग्राम इत्यादि के माध्यम से जुड़ना भी आसान बना दिया। आइए दूसरा देखते हैं, विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि विदेशी व्यापार क्या है
और विदेशी निवेश क्या है। अगर इस दो चीज़ों को हम समझ जाते हैं तो इन आगे की पहलुओं को समझना आसान होगा। सबसे पहले विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार का मतलब ही होता है चीज़ों, वस्तुओं या सेवाओं का ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरी जगह तक आना जाना। और जब एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं या सेवाओं का हस्तांतरण होता है तो वो विदेशी व्यापार कहलाता है। सिंपल, व्यापार हो गया वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना आना, दिया जाना, लेना, अदला बदली। और जब यही चीज़ एक देश से दूसरे देश के बीच हो रही है तो उसे हम विदेशी व्यापार के रूप में जानते हैं। और विदेशी निवेश नीति। विदेशी निवेश मतलब अब जब देशों ने ये महसूस किया कि दूसरे देश की पूंजी को भी अपने देश में लगाया जाना चाहिए तो उसके लिए नियमों में बदलाव किए गए, तो उसी चीज़ को कहा जाता है विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। आइए जानते हैं हम एक एक करके कि उदारीकरण भी क्या है। उदारीकरण वास्तव में अगर हम देखें, सबसे पहले इसको अगर पढ़ेंगे तब भी हम आसानी से समझ जाएंगे। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। अब आप आसानी से समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं बता दूं आपको कि किसी भी तरह की सरकार, किसी भी तरह की व्यापार, विदेश से जो चीज़ें आती है, विदेश में जो चीज़ें जाती है, या विदेश की कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर पूंजी लगाता है तो उसके लिए कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, प्रतिबंध होते हैं, टैक्सेशन सिस्टम होता है। और पहले ये काफ़ी जटिल थे, यानी एक अगर विदेशी व्यक्ति कोई भारत में आकर के अपना उद्योग धंधा लगाना चाहता है तो उसके लिए 50 तरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती थी और उस पर एक्स्ट्रा कुछ टैक्स भी लगा दिए जाते थे। ये केवल भारत की नहीं बल्कि अन्य देशों की भी अपनी अपनी पॉलिसी थी। तो इसी को हम बाधा कहते हैं। अब जब हम बाधाओं को कम करने लगे, यानी उन प्रतिबंधों को हमने कम करने लगे, छूट देने लगे कि दूसरा कोई भी आकर के हमारे पास लगा सकता है, तो इसी को कहा गया उदारीकरण। ठीक है। आयात पर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है आयात पर कर। जैसे आपको पता होगा कोई देश जब किसी देश का में उत्पादित वस्तु दूसरे देश में बिक्री के लिए जाती है तो वो देश उस पर निर्यात कर लगाता है, जिसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस पर ड्यूटी टैक्स लग जाती है, तो उस टैक्स को पे करके तब वो बाहर ले जाता है बेचने के लिए, तो उसके जो ड्यूटी है वो उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाती है। उसी तरह से इंपोर्ट ड्यूटी होती है जिसे हम आयात कर कहते हैं। जब कोई दूसरे देश से चीज़ें अपने देश किसी देश में मंगाई जाती है तो उस देश की सरकार उस पर एक टैक्स लेती है, तो उसको हम कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज़ या आयात पर कर। अब इसको पहले व्यापार अवरोध के रूप में जाना जाता था। इसको आप जब नीचे के प्रश्न करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए कोई सामान बाहर से 300 रुपये का आ रहा है और भारत में उस पर 100 रुपये का टैक्स लग गया है, आयात कर लग गया, तो भारत में उसकी मिनिमम कीमत 400 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि वो 100 रुपये उस पर टैक्स उसको एक्स्ट्रा दे चुका है वो, तो इसलिए उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये एक अवरोध है, व्यापार को रोकने वाली चीज़ के रूप में, अवरोध के रूप में होती है। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें धीरे धीरे इन अवरोधों को कम किया गया है। जो आयात पर कर और निर्यात पर कर जो है वो धीरे धीरे टैक्सेशन कम किया गया, तो इससे क्या हुआ कि एक दूसरे देशों के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। सरकार उन वस्तुओं की संख्या पर भी एक सीमा तक कर लगा सकती है जिन्हें आयात किया जा सकता है। जैसे कोटा के माध्यम से जानते हैं आपने, हर सरकार वो ये देखती है कि किसी चीज़ की ज़रूरत हमारे देश में कितनी है। मान लीजिए हमारे जैसे अभी आपने कुछ महीनों पहले देखा होगा कि हमारे देश में दालों की कीमत तेज़ी से बढ़ रही थी, तो उस समय सरकार ने दालों के निर्यात पे यानी एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी थी कि एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता चाहे कोई भी कीमत मिले, क्योंकि उसकी हमारे देश में ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी सरकार एक कोटा फिक्स कर देती है कि हम साल में इतने मात्रा में, यानी इतना टन या इतना जो भी हो उसकी उतना ही हम उसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
तो उसको हम कोटा के रूप में जानते हैं। इसे आयात कोटा भी हो जाता है, निर्यात कोटा भी हो सकता है। आयात कोटा कोई चीज़ हमें मंगानी है, उसका हम निर्धारित कर दिया कि हमने 1 महीने के अंदर इतनी मात्रा में ही ये चीज़ मंगानी है, तो उस चीज़ का वो क्या हो गया, कोटा हो गया। हर देश को ये राइट होता है कि वो अपने देश के लिए कोटा या आयात निर्यात शुल्क जो भी उचित समझे निर्धारित कर सकता है। भारत सरकार ने आज़ादी के बाद देश के भीतर उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में व्यापार अवरोध लगाए थे। जब देश आज़ाद हुआ हमारा, तो उस समय हमारे देश की जो अपने उद्योग धंधे थे वो काफ़ी कमज़ोर हालत में थे। उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी, उनकी लागत कॉस्ट ज़्यादा आती थी, उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो दूसरे देश के उद्योग धंधों का मुकाबला कर सकें। तो भारत सरकार ने उनको बचाने के लिए क्या किए थे, व्यापार अवरोध लगा दिए थे। यानी दूसरे देश से अगर कोई माल आता है तो उस पर टैक्सेशन ज़्यादा कर दिए गए थे, ताकि हमारे देश में आए तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो जाए कि लोग उसके ना खरीद करके बल्कि अपने देश के उत्पादों को खरीदें, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के उद्योग धंधे बढ़ें। 1991 के आसपास सरकार ने निर्णय लिया कि भारतीय उत्पादकों के लिए दुनिया भर के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। अब 1991 के दशक हुआ, तब तक हमारा देश लगभग 40 साल से ज़्यादा पार कर चुका था। तो देखा गया कि हमारे देश के जो उत्पादक हैं वो अब इस स्थिति में हैं कि वो विश्व के अन्य जो उत्पादक हैं, अन्य जो कंपनियां हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे क्या किया गया कि दुनिया भर के प्रतिस्पर्धा समय आ गया, तो क्या किया गया कि उन्हें धीरे धीरे जो कोटा थे, प्रतिबंध थे, वो धीरे धीरे कम किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी। अब वस्तुओं को अब आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता था, यानी आयात शुल्क और निर्यात शुल्क दोनों ही कम कर दिया गया, ताकि हमारे देश के उत्पादक जो है दूसरे देश में जाके सामान बेच सकें, दूसरे देश के लोग ला करके सामान अपने देश में बेच सकें। विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कारखाने और कार्यालय स्थापित कर सकती थी। अब विदेशी कंपनियों को भी छूट दे दिया गया कि आप हमारे देश में आओ, अपने पैसे लगाओ, अपने कारखाने या ऑफिसेज स्थापित करो और यहाँ से ही उत्पादन करो, ताकि यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल सके। व्यवसायों को अब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में अब व्यवसायियों को ये छूट है कि अगर वो उनको लाभ ज़्यादा मिल रहा है तो बाहर बेच सकते हैं, अगर यहाँ मिल रहा है तो यहाँ बेच सकते हैं। किसी चीज़ को बाहर से मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, किसी चीज़ को बाहर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। तो इस तरह से भारत में जो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश की उदारीकरण की प्रक्रिया की गई, इसने भी विश्व व्यापार को बढ़ाया, जिसके चलते उदारीकरण वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। अब तीसरी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ है विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। बच्चों आप जानते होंगे विश्व व्यापार संगठन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब नाम से ही स्पष्ट है, यह विश्व में व्यापार से संबंधित संगठन है। तो इसका देखेंगे आप, देखिए पहले टॉपिक में लिखा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इसका काम ही है कि वो ऐसी परिस्थितियां बनाए ताकि देशों के बीच, एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार करना आसान हो सके और वस्तुओं और सेवाओं का के लिए कोई देश की जो सीमाएं हैं वो कोई बाधा न बने, बल्कि सभी लोगों को उसका लाभ मिले। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नियम स्थापित करता है और देखता है कि नियमों का पालन हो। नियम बनाता है और ये देखता है कि हर देश उस नियमों को माने, ताकि सभी देशों को व्यापार करने में आसानी हो। हालांकि विश्व व्यापार संगठन सभी को मुक्त व्यापार की अनुमति देता है,
व्यवहार में यह देखा जाता है कि विकसित देशों ने व्यापार अवरोधों को गलत तरीकों से बरकरार रखा है। तो विश्व व्यापार संगठन मुक्त व्यापार मतलब बिना टैक्स की आवाजाही, किसी भी जगह पर वस्तुओं और सेवाओं का स्थानांतरण हो सके, इस चीज़ की अनुमति देता है। यानी देखता है कि किसी भी देश में कोई व्यापार अवरोध न हो, या हो भी तो मिनिमाइज किया जाए, उसे कम से कम किया जाए ताकि व्यापार सरलता से हो सके। लेकिन इसके थोड़े से दुष्प्रभाव भी है। दुष्प्रभाव ये है कि इस पर चूंकि प्रभाव विकसित देशों का अधिक होता है, इसलिए कई बार विकसित देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने व्यापार अवरोधों को गलत तरीके से बनाए रखते हैं ताकि उनको व्यापार की प्रक्रिया में लाभ ज़्यादा हो। तो ये रहा 3 टॉपिक जिससे वैश्वीकरण को संभव बनाया गया। बच्चों, अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि वैश्वीकरण क्या है और ये किन चीज़ों ने इसे सरल बनाया है, संभव बनाया है। अब थोड़ी देर के लिए एक बार और आप इस सीट को पूरे पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों पर चलेंगे हम लोग, और थोड़ी सी मैं प्रश्नों पर आपको मदद करना चाहूँगा, हिंट देना चाहूँगा कि किस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर निकालेंगे और इसी वर्कशीट में कहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे और उस चीज़ को समझते हुए खुद किस तरह से इन प्रश्नों के सही उत्तर और सटीक उत्तर लिख सकेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। बच्चों, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, कभी भी अगर हल करने चलते हैं आप, तो सबसे पहले प्रश्न को 2 या 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए, और जब हम ये क्लियर हो जाएं कि प्रश्न में आखिर पूछा क्या जा रहा है, तब हमें उसके उत्तर को अपने दिमाग में सोचना चाहिए और फिर हमें उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखने का प्रयास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। प्रश्न में देखिए, एक स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। तो प्रश्न ये है कि दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशकों पहले की अपेक्षा अब एक दूसरे के निकट संपर्क में है। एक स्टेटमेंट है, ये कहना, प्रश्न कर रहा है कि दुनिया का अधिकांश देश दशकों पहले की अपेक्षा, बहुत साल पहले की अपेक्षा अब एक दूसरे से निकट संपर्क में है। ठीक है, सहमत हैं हम सभी? सही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ और कैसे संभव हो पाया? अब यहाँ जो प्रश्न है वो यहाँ पर है, ऐसा क्यों हुआ और कैसे संभव हो पाया। अब आप सोचेंगे कि इस चीज़ का ऐसा कोई सीधा सीधा कोई चीज़ आपको दिखी थी? अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे या ऊपर के वर्कशीट को फिर एक बार और ध्यान से पढ़ेंगे तो इन दोनों चीज़ों का उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। सबसे चलते हैं, ऐसा क्यों हुआ और कैसे संभव हो पाया। तो आइए हम ऊपर देखते हैं, ऐसा क्यों हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ और क्यों संभव हुआ, तो यहाँ देखिए अब लिखा वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। क्यों संभव हुआ ये तो आसानी से यहाँ पर दिया हुआ है, इसी चीज से हमें अपनी भाषा में लिखनी है। क्यों संभव हुआ, अब जैसे मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले अच्छा इसको देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों हुआ, सबसे पहले क्यों हुआ, तो आप जैसे देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों हुआ भाई, क्योंकि अगर आप ऊपर के लाइनों में देखेंगे तो यहाँ दूसरी लाइन देखेंगे कि इन देशों में, यानी देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विदेशी निवेश बढ़ रहा है, साथ ही इनके विदेशी व्यापार भी बढ़ रहा है। ठीक है, और अधिक से अधिक विदेशी व्यापार का परिणाम विभिन्न देशों के उत्पादों और बाजारों के एकीकरण के रूप में आया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, विदेशी निवेश बढ़ने लगा और विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, इसीलिए विश्व के देशों को उत्पादन और बाजारों का एकीकरण हुआ, और यही चीज क्या है, वैश्वीकरण है। तो इस भाग का, यानी जब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा अब इसको हम यूं लिख सकते हैं कि विश्व के देश एक दशकों की अपेक्षा अब एक दूसरे से निकट संपर्क में आए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार
तेजी से बढ़े, जिसके चलते विभिन्न देशों के उत्पादनों और बाजारों का एकीकरण हुआ, जिसके चलते विश्व के देश तेजी से निकट संपर्क में आए। क्लियर है? समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो केवल यहाँ से ये दो लाइनें, दो चीज़ें इसमें डालनी होगी हमें। एक, विदेशी निवेश बढ़ रहा है, विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, और इसी का परिणाम क्या है? देशों के उत्पादों और बाजारों का एकीकरण, और इसी एकीकरण की प्रक्रिया को ही तो वैश्वीकरण कहते हैं। सिंपल। आइए अब दूसरी चीज़ों में चलते हैं। दूसरा इसका भाग है कैसे संभव हो पाया। तो कैसे संभव हो पाया, सीधा यहाँ लिखा हुआ है, आप देखो ध्यान से, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। अब इस चीज़ को क्या आपको ऐसे ही लिख दोगे? लिख देंगे हम? नहीं, ये तो समझने के लिए पॉइंट बनाकर लिखा हुआ। अब हम इसे उत्तर के रूप में कैसे लिखेंगे, एक चीज़ मैं बताता हूँ। अब वहाँ प्रश्न आया था कि ऐसा कैसे संभव हो पाया। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अधिकांश कुछ दशकों की अपेक्षा अब विश्व के देश एक दूसरे से निकट संपर्क में आए हैं। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि परिवहन प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार हुआ, जिससे कम लागत में लंबी दूरी की चीज़ों को आपूर्ति संभव हुई। दूसरा, क्योंकि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार हुआ, जिसके चलते उत्पादन इकाइयों को फैलाने में सहायता मिली। समझ गए? दूर संचार सुविधाओं का विकास हुआ, जिससे विश्व के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग एक दूसरे से संपर्क में आए। इसी तरह से इन चीज़ों को, उदारीकरण को बढ़ावा मिला, जिससे विश्व के किसी भी भाग में उत्पादन इकाइयों को खोलने या ऑफिस खोलने में सुविधा हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ये विश्व व्यापार संगठन की भूमिका में वृद्धि हुई, जिसके चलते विश्व में व्यापारों का नियमन आसान हुआ, जिसके चलते विश्व के देश संपर्क में आए। तो आप देखेंगे कि आप इन्हीं चीज़ों से निकाल करके थोड़ी से शब्दों में बदलाव करके एक सटीक उत्तर लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके, ऑडियो को रोक करके धीरे धीरे सुने और उसको बार बार सुने, ताकि आप इसके प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकेंगे और समझ सकेंगे। दूसरा, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलें हम लोग। चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स है मेरे हिसाब से। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने देसी उत्पादकों को, यहाँ देसी होना चाहिए, आप लोग पॉइंट शुड बी नोटेड, यहाँ पर विदेशी ना होकर के देसी होगा। देसी उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश में अवरोध लगाए। 1991 के आसपास इन अवरोधों को हटाने का फैसला क्यों किया गया? अब देखो, ये लगाए गए यहाँ तक स्टेटमेंट है। प्रश्न यहाँ है 1991 के आसपास इन अवरोधों को क्यों हटाने का फैसला लिया गया। अब भारतीय ग्राहकों को इस परिवर्तन से होने वाले किन्हीं दो लाभों के बारे में लिखें। अब देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक, ये इस प्रश्न का उत्तर आपकी इसी सीट में है, और इस प्रश्न का उत्तर आप जब इस कंसेप्ट को समझे होंगे तो आपको समझ करके अंडरस्टैंडिंग के आधार पर खुद लिखनी है। अब कैसे, मैं बताता हूँ। ये तो पता है, मैंने शुरू में चर्चा की थी तभी बताई थी कि हमारे देश, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के जो उत्पादक थे वो उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो विदेशी जो व्यापारी थे उनके प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। इसीलिए हमारे देश ने, सरकारों ने उसमें अवरोध लगाए, और वो अवरोध 1991 में हटा लिया गया। अब आप इसी को पीछे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ था 1991 के आसपास सरकार ने निर्णय लिया कि भारतीय उत्पादकों के लिए दुनिया भर के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यहाँ देखिए, सिंपल सा है। अब इसका उत्तर भी आपका सिंपल है, क्योंकि 1991 में भारत सरकार ने व्यापार अवरोध इसलिए हटाया क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि भारतीय उत्पादकों को भी
अब विश्व प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो चुके हैं और हमें विश्व प्रतिस्पर्धा के लिए उनको खोलना चाहिए। क्लियर है? तो यह इसका उत्तर है। अब ये दूसरा चीज देखेंगे कि नीति परिवर्तन होने के कारण ग्राहकों को क्या लाभ हुआ। अब बताइए, आप ही बताइए, विदेशी व्यापार खुलने से हमें क्या लाभ हुआ, भारतीय ग्राहकों को क्या लाभ, हम सभी तो ग्राहक ही हैं। अब आप देखेंगे एज ए ग्राहक के रूप में, देखिए क्या लाभ हुआ। अगर विदेश की सारी चीज़ों को बंद कर दिया जाए तो हमें क्या नुकसान होगा, हम कौन कौन सी विदेशी चीज़ें खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, अगर इन चीज़ों पे हम अब खुद को सोचें तो हम इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। पहली क्या आएगा आपके मन में? अच्छा, कई बार आपके दिमाग में चल रहा होगा कि विदेशी चीज़ें कई बार सस्ती होती हैं। सही बात है, कई बार वो सस्ती होती हैं, और वो जब सस्ती चीज़ें मार्केट में हमारे देश में आती हैं तो हम या तो उसे खरीदते हैं, या फिर हमारे देश के जो उत्पादक हैं उनको भी ये प्रतिस्पर्धा होती है कि हम भी कुछ और अपने लागत कॉस्ट में कटौती करें ताकि हम सस्ती चीज़ें लोगों को दें, ताकि लोगों को खरीदने में आसानी हो। तो कीमतों में प्रतिस्पर्धा आई, ग्राहकों को सस्ती चीज़ें मिली है। दूसरी चीज़ क्या हुई, आप जरा सोचो, अगर विदेशी चीज़ों को हटा दो तो हमारे सामने खरीदने के लिए क्या रहेगा, जो हमारे देश में बनती है। तो जो वेराइटी है हमारे पास, अभी हमारे क्या है, कुछ चीज़ें चाइना से बन के आ रही है, कुछ कोरिया से आ रही है, कुछ फ्रांस से आ रही है, कुछ जापान से आ रही हैं, और उन सारी चीज़ों में से हम चुनते हैं जो चीज़ गुणवत्ता में सही होती है या हमारे अफोर्डेबिलिटी में होती है, वो हम खरीदते हैं। तो हमारे पास विकल्पों की भरमार होती है। लेकिन अगर यही अवरोध ना हटाए जाते तो ये विकल्पों में हमारे पास कमी होती। तो इस तरह से दो लाभ हो गए हमारे पास, कीमतों में प्रतिस्पर्धा होने से कीमतों घटती हुई कीमतों से ग्राहकों को लाभ हुआ, पहला हो गया। पहला लाभ क्या हुआ कि बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण, घटती हुई कीमतों के कारण ग्राहकों को लाभ हुआ। दूसरा, ग्राहकों के लिए विकल्पों की अधिकता आई, जिससे वो उनको चुनने की आज़ादी मिली कि अब वो कोई भी प्रोडक्ट चुन सकते थे। ठीक है, तो आप ये दो प्रश्नों को उत्तर अब आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लीजिए आप लोग इन प्रश्नों को उत्तर। देखिए, प्रश्नों को उत्तर जब आप सुनते हैं समझना होता है और उसे लिखना होता है। उत्तर लिखना भी एक आर्ट है। क्वेश्चन का उत्तर हमें प्रश्न को जिस तरह से पूछा होता है उसी तरह से, उसी भाषा में लिखनी चाहिए, ताकि तभी उस उत्तर को प्रश्नों की तुलना में टू द पॉइंट माना जाता है। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न पे बात करें। वृंदा एक आयातित टॉय ट्रेन खरीदना चाहती है जिसकी कीमत 300 रुपये है। बिल्कुल वैसे ही समान गुणों वाले एक अच्छी गुणवत्ता के टॉय ट्रेन भारत में 350 रुपये में उपलब्ध है। देखिए, अब जो विदेश से आई रही है टॉय, उसकी कीमत कितनी है? 300 रुपये। अब देखिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। और वैसी समान गुणवत्ता की जो भारत में बन रही है उसकी कीमत 350 है। कौन सी महंगी है भाई? भारत में वाली महंगी है, विदेश में वाली सस्ती है। तो कोई भी सिंपल है, अगर आपके पास दोनों रखी जाएगी तो कई बार लोग सोचते हैं कि चलो जी 50 रुपये की बचत है, 300 वाली खरीद लेते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर नॉर्मल कंडीशन होगी तो हम 300 वाली खरीदेंगे, तो हमारे देश की जो ये 350 की खिलौने हैं इसकी बिक्री कम हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। अब क्या किया, तो भारत सरकार को अपने देश के जो उद्योग धंधे हैं उनका भी तो ध्यान रखना है। अब क्या किया, भारत सरकार ने आयातित खिलौनों पर 60% टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया आशातीत रूप से। अब देखिए, 60% जैसे ही कर लगा दिया, आशातीत रूप से वृंदा अब कौन सा खिलौना खरीदेगी और क्यों? आपको क्या लगता है, इस कदम से भारतीय खिलौना निर्माताओं को मदद मिलेगी? सोचिए। अब देखिए, जब टैक्स नहीं लगा था तो इसकी कीमत कितनी थी? 300। जैसे ही टैक्स लगा दिया गया, इस पर टैक्स लगाया, इस पर नहीं लगी, ये टैक्स लगा करके 350 रुपये की है। जब इस पर हम 60% टैक्स लगाते हैं तो 300 का 60% कितना हो गया? 180, 180 रुपये।
और 180 रुपये जब इसमें जुड़ जाएगा तो इसकी कीमत कितनी हो गई? 480। अब जो विदेश से टॉय आया है उसकी कीमत हो गई 480। अब सिंपल सी बात है, अब वृंदा कौन सी खरीदेगी? सिंपल सी बात है, जब सभी चीज़ें उसी गुणवत्ता है और 350 में मिल रहा है तो कोई 480 रुपये में कौन खरीदेगा? तो वो ये खरीदेगी। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? ये तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया, कौन सा खरीदेगी? तो ये भारत में बनी हुई जो खिलौने उसे खरीदेगी। अब दूसरा पार्ट ये है कि इस कदम से भारतीय खिलौना निर्माताओं को क्या मदद मिलेगी? तो दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि इस खिलौना से भारतीय निर्माताओं को मदद मिलेगी और उनका उत्पादन बढ़ेगा, जिससे उनकी लाभ बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, जिससे वो अपने उत्पादन इकाइयों को बढ़ा सकते हैं और लोगों को रोजगार देंगे। एक और फैक्ट्री खोल लेगा वो, तो और लोगों को रोजगार देगा, लोगों को रोजगार देगा तो लोग अपने जो वेतन है, पैसे वो परिवारों में खर्च करेंगे। तो इस तरह से वो एक चेन बन जाएगा और कंपनी का यानी इसका प्रोडक्ट खरीदा हुआ जो प्रभाव है वो आम जन तक पहुंचेगा लाभ। तो इस तरह से खेल निर्माताओं को लाभ मिलेगी, उनको लाभ में बढ़ोतरी, उनकी चीज़ें ज़्यादा बिकेगी, जिससे उनकी लाभ में बढ़ोतरी होगी, जिसका फ़ायदा वो स्वयं भी उठाएंगे या और अगर यूनिट स्थापित करते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं तो लोगों को और रोजगार भी मिलेगी। तो इस तरह से भारतीय खिलौना निर्माताओं को इससे मदद मिलेगी। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गोरंग एक युवा है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मणिपुर से छोटे से गांव में लौटता है और उसे पता लगता है कि वहाँ जो आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई जो टोकरियाँ बनाते हैं उनकी शहरों में बहुत डिमांड है। और तो प्रश्न ये है कि वो ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वो ये जो लाभदायक व्यवसाय है टोकरियों का, इससे वो अपने आदिवासी समुदाय के लिए कैसे, साथियों के लिए कैसे शुरू कर सकता है। तो इसका उत्तर आप आसानी से समझ सकते हैं कि आजकल जब ऑनलाइन मार्केटिंग की शुरुआत हो चुकी है तो कोई भी व्यक्ति अगर जिसे दूरसंचार प्रौद्योगिकी के बारे में पता है वो उसका इस्तेमाल करके ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से अपनी चीज़ें विश्व के किसी भी कोने में बेच सकता है। तो चूँकि गौरंग पढ़ा लिखा है इसीलिए वो ऑनलाइन मार्केटिंग का या सेलिंग का यूज करना शुरू करेगा और वहाँ के लोगों को भी सिखाएगा ताकि वो लोग अपनी चीज़ों को, अपनी टोकरियों को शहरों के लिए बेचना शुरू कर दें। इससे उनके लिए गांव देहात या शहरों की ही बात नहीं रही बल्कि उनके विश्व का पूरा मार्केट खुल जाएगा और वो जहाँ से भी उनकी डिमांड आएगी वहाँ के लिए वो अपनी टोकरियों की सप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनकी बिक्री बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगी तो उनकी आय बढ़ेगी और इस तरह से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इस वर्कशीट को सॉल्व किया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए शुरू करिए अब अपनी वर्कशीट पूरी करनी और पूरी करके अपने टीचर्स को सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।